नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं विपिन कुशवाहा स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल PCM विद विपिन सर पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। ठीक है, आज के इस लेक्चर में केवल हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल होते क्या है बेसिकली और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी थ्योरम्स हैं, सारी थ्योरम्स को भी इसी में आज क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले त्रिभुज के बारे में समझते हैं। त्रिभुज त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए, किन्हीं तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। किन्हीं तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ये क्या हो गया, हमारा एक त्रिभुज हो गया। इतना क्लियर। अब ये त्रिभुज भी कई प्रकार की होती हैं। देर आर मेनी टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। देर आर मेनी टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। जैसे त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। जैसे बात करें पहले त्रिभुज की, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और इसका प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। इतना क्लियर। अब बात यह है इसकी एरिया की। ठीक है, एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा क्या, समबाहु त्रिभुज। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे त्रिभुज पर, दूसरे प्रकार पर, जिसकी केवल दो भुजा होती बराबर की होती हैं। ठीक है, जैसे हमने त्रिभुज ले लिया ABC। ठीक है ना, यहाँ पे केवल ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। जैसे कह देंगे AB बराबर है AC के। ठीक है, और इसके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर के होते हैं। इसके इस भुजा के सामने का ये वाला कोण और इस भुजा के सामने का ये वाला कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। कोण B बराबर क्या हो गया, कोण C। ठीक है, ये क्या हो गए, बराबर के हो गए। ये वाला त्रिभुज क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इतना क्लियर। पहला त्रिभुज ये पढ़ा हमने, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा हमने पढ़ा कि जिसकी केवल दो भुजा बराबर की होती हैं और उनके सामने के कोण भी बराबर की होती हैं। क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते तीसरे प्रकार पर। ठीक है, ये दूसरा हो गया। और तीसरे प्रकार पर, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर की ना हो। जैसे हम दे देते हैं ABC। ठीक है, या कहेंगे AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC या C, ये जो कुछ भी कहूँ। ये अगर तीनों भुजा बराबर की ना हो, तीनों भुजा क्या ना हो, बराबर की ना हो, ये वाला त्रिभुज हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। है ना क्लियर। तो हमने इसमें तीनों प्रकार के त्रिभुजों के बारे में डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन्हें नोट कर लेना। आज के इस लेक्चर में केवल और केवल हम ट्राइंगल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब बात आती है कुछ कोणों के बारे में, कोणों के प्रकार। ठीक है, कोणों के आधार पर। जैसे ये वाला, अगर एक 90 डिग्री का एंगल बन जाए, किसी भी त्रिभुज में क्या बन जाए, एक 90 डिग्री का एंगल बन जाए, इस कंडीशन में से क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। इतना क्लियर। अगर एक केवल और केवल वो कोई सा भी एंगल हो, केवल एक कोण बन जाए हमारा 90 डिग्री का, वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। और जस्ट इस 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी कर्ण होती है। ठीक है, क्या होती है, कर्ण होती है। और अगर हम इस वाले को मान लें थीटा, इस वाले को मान लें थीटा, तो जस्ट इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, लंब हो जाएगा। इतना क्लियर। और
शेष बची भुजा वो क्या हो जाएगी, आधार। क्या हो जाएगी, आधार। इसे यहाँ लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, आधार ए। ठीक है ना। और इसी त्रिभुज के लिए, इसी त्रिभुज के लिए एक गणितज्ञ हुए पाइथागोरस। क्या, कौन हुए, पाइथागोरस। इन्होंने अपनी एक थ्योरम दी। वो थ्योरम क्या थी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी आगे प्रूव करेंगे इसी लेक्चर में, टेंशन मत लेना। तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ऐसा क्लियर, समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ कोणों के बारे में और समझ लेते हैं। जैसे कुछ कोण, ये थीटा का कोण है, ठीक है, थीटा, ये वाला अगर 90 डिग्री से छोटा है, क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, तो ये वाला कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा न्यून कोण। एकदम क्लियर। अब आगे एक त्रिभुज और ले लेते हैं जिसमें ये वाला एंगल क्या है हमारा, 90 डिग्री से अधिक है, बड़ा है। ये वाला बड़ा है किससे, 90 डिग्री से। और जब 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो इसी को क्या बोलेंगे फिर, अधिक कोण। इसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसे साफ कर रहा हूँ मैं, इसे नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। आ जाइए, अब पढ़ते हैं त्रिभुजों के बेसिकली प्रकार के बारे में। जैसे अगर दो हमारी आकृति दे रखी हो, जैसे एक दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है हमारी समरूप वाली कंडीशन, एक होती है सर्वांग सम वाली कंडीशन। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये वाली चीज़ तो हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। कौन सी क्लास में, 9th क्लास में। और ये वाली चीज़ हमारी 10th क्लास में। लेकिन हमें दोनों ही समझनी होंगी क्योंकि इसका भी थोड़ा बहुत यूज है इस वाली टॉपिक में 10th क्लास के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं हम समरूप वाला। समरूप क्या होता है, जिस वे वाली आकृतियां, वे आकृतियां जिनका केवल और केवल क्या हो, आकृति समान हो। क्या हो, आकृति समान हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारा समरूप कहलाते हैं। और तो उनका रूप कैसा हो, समान हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, ये हमारा एक व्रत हो गया, एक व्रत ही हो गया। देखो दोनों की आकृति कैसी है, समान है। व्रत ये भी व्रत है। इन दैट कंडीशन वी कैन से ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे समरूप हैं। और समरूप का साइन होता है हमारा कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे आ जाइए कुछ और बना लेते हैं। ये हमारा एक हो गया वर्ग, ठीक है, स्क्वायर, और एक स्क्वायर ये हो गया। ठीक है ना। दोनों की आकृति कैसी है, दोनों की आकृति समान है। इस कंडीशन में भी हम क्या कहेंगे कि ये दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। केवल इनकी आकृति समान है, माप समान नहीं है। ठीक है ना। आगे देखिए, जैसे त्रिभुज ले लेते हैं, दो समबाहु त्रिभुज ले लिए हमने। कैसे ले लिए, समबाहु त्रिभुज। जैसे ए बी सी, से ले लो पी क्यू आर। तो ये वाले दोनों त्रिभुज भी कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप है क्योंकि इनका रूप कैसा है, समान है। और हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, PQR के। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो साइन होता है हमारा काय का होता है, ये हमें समरूप दिखाने के लिए होता है। क्या दिखाने के लिए, समरूप दिखाने के लिए। इतना क्लियर। और इसमें ये वाली चीज़ पढ़ेंगे नहीं हम, केवल समझाने के लिए हमने ड्रॉ किया। ये वाली चीज़ नहीं पढ़ेंगे। ये वाला पूरा का पूरा बेस्ड है ट्रायंगल्स पर। तो इस पूरे टॉपिक हम किसके बारे में पढ़ेंगे, केवल ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर्वांग के बारे में। सर्वांग क्या होता है, जिसकी आकृति और माप, जिसकी आकृति और माप दोनों क्या हो, समान हो। वे वाली आकृतियां क्या कहलाएंगी, वो वाली आकृतियां हमारी सर्वांग कहलाएंगी। अब जैसे हम कह सकते हैं, एक हमने त्रिभुज बनाया, ठीक है,
क्या बनाया, त्रिभुज बनाया जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और एक दूसरा त्रिभुज बनाया, इसकी भुजा से 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में कह सकते हैं कि इन दोनों की आकृति भी समान है और इन दोनों की माप भी समान है, इन दोनों की आकृति भी समान है और इन दोनों की क्या है, माप भी समान है। देन वी कैन से ट्राइंगल ABC सर्वांगसम है ट्राइंगल PQR के, ठीक है। तो ये वाला ABC त्रिभुज PQR के क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। ये वाला तो साइन कर रहा है कि समरूप है और इक्वल का साइन बता रहा है कि इनकी माप भी कैसी है, बराबर की है, ठीक है। कुछ और बना लेते हैं, जैसे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इधर एक और सर्कल ड्रॉ किया, इसकी त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर की और इसकी भी दे रखी है 6 सेंटीमीटर की। तो इस कंडीशन में ये वाले बराबर हैं और समरूप भी हैं, इसका मतलब ये कैसे है, सर्वांगसम है। कैसे हैं, सर्वांगसम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कोई भी ट्राइंगल्स अगर हमारे इक्वल होते हैं, अब देखिए हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा त्रिभुज हमारा सर्वांगसम है और कौन सा त्रिभुज हमारा समरूप है। जैसे पहली कंडीशन समझते हैं समरूप वाली, इसकी समरूप वाली, जैसे हमें कोई दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ठीक है। इसमें पूरी बातें हम किसके बारे में करेंगे, ट्राइंगल्स के बारे में ही करेंगे, ठीक है। ऐसे ABCPQR। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला और ये वाले दोनों समरूप हैं, तो केवल हमें इसमें दो एंगल बराबर के सिद्ध कर दो, और वो भी कौन से, संगत एंगल। जैसे कोण A हो गया कोण P के और कोण B हो गया कोण Q के बराबर। अगर ये वाले अगर आ जाते तो हम क्या कह देंगे कि त्रिभुज हमारे कैसे हैं, समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप हैं। या ये कंडीशन सिद्ध ना कर सके तो इसमें किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात बराबर प्रूव कर दो। जैसे इसमें AB अपॉन PQ ले लो बराबर BC अपॉन QR ले लो, ठीक है। क्या ले लो, एक तो ले लो AB अपॉन PQ या फिर BC अपॉन QR, और एक एंगल बराबर सिद्ध कर दो, कोई सा भी एंगल, एक कोण। ये अगर बराबर सिद्ध कर देते तब भी हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, समरूप वाली कंडीशन बन जाएगी। इतना क्लियर। और दूसरी बात, अगर दो त्रिभुज हमारे समरूप आ जाते हैं, इफ ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल PQR के, अगर कोई दो ट्राइंगल्स हमारे समरूप आ जाते हैं तो उनकी सभी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर रहेगा। जैसे संगत भुजा AB के संगत भुजा होगी हमारी PQ बराबर BC के संगत भुजा होगी QR और AC के संगत भुजा होगी PR। क्या हो गई, PR। ये कंडीशन हमारी हमेशा आएगी। इधर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा हमारे समरूप वाला कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं सर्वांगसम वाली कॉन्सेप्ट की, कि सर्वांगसमता में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है और उन्हें कैसे प्रूव करेंगे कि हमारी सर्वांगसम है या नहीं है। जैसे हमने दो ट्राइंगल ले लिए, कैसे भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया ABC, ये हो गया PQR। अगर हमें ये वाले दोनों सर्वांगसम सिद्ध करने हैं, क्या करने हैं, सर्वांगसम सिद्ध करने हैं, तो या तो इनकी तीनों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दो, तीनों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दो, तो वो क्या बन जाएगी, 60-60-60 वाली कंडीशन हो जाएगी। और हम क्या कह देंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, ठीक है। या तो इनकी तीनों भुजाओं को क्या कर दो, बराबर का प्रूफ कर दो। जैसे AB बराबर कर दो PQ के, BC बराबर कर दो QR के,
और ए सी बराबर सिद्ध कर दो पी आर के। अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अगर ये ना कर सको तो इसमें किन्हीं दो भुजाओं को बराबर का सिद्ध कर दो। जैसे ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर, ये वाली कंडीशन सिद्ध कर दो और इनमें से किन्हीं एक एंगल को बराबर सिद्ध कर दो। या तो कोण ए को कोण पी के, या कोण बी को कोण क्यू के, या कोण सी को कोण आर के। जैसे हमने एक ले लिया, सपोज कर लो कोई सा भी कोण ए ले लिया कोण पी के, तो ये वाली कंडीशन क्या बन जाएगी, साइड और एक एंगल बन जाएगा। ऐसा क्लियर। इस कंडीशन में भी ये क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अगर ये भी ना कर सको तो इसमें केवल और केवल एक भुजा बराबर सिद्ध कर दो। क्या कर दो, एक भुजा बराबर की सिद्ध कर दो। जैसे हमने केवल एक भुजा सिद्ध की इसके, ए बी बराबर की पी क्यू के, ए बी बराबर सिद्ध की पी क्यू के। अगर ये वाली बराबर हो गई और किन्हीं दो कोणों को बराबर सिद्ध कर दो। जैसे कोई सा भी ले लो, कोण ए बराबर हो गया कोण पी के, और कोण बी बराबर हो गया कोण बी कोण क्यू के। ये वाली अगर कंडीशन भी आ जाती है तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी हमारी साइड और एंगल। ये वाली कंडीशन बन जाती है। अगर ये वाली कंडीशन भी बन जाती है तब भी क्या कह देंगे हम कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। इतना क्लियर, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें दो कॉन्सेप्ट रह गए हैं। एक तो हमारी थेल्स थ्योरम रह गई है, थेल्स प्रमेय। बेसिकली थेल्स थ्योरम है क्या, जैसे ये हमारी कोई दो भुजा है, ये कुछ ना कुछ कोण बना रही है थीटा, ठीक है ना। एक हमारी भुजा ये हो गई एम एन, और एक भुजा ये हो गई हमारी पी क्यू, और जी हो गया ओ, ठीक है। और यहाँ पर पी क्यू पैरेलल है एम एन के, पी क्यू पैरेलल है एम एन के। अगर ये वाली भुजा हमारे इसके समांतर आ जाती है तब हमारी कंडीशन बनती है कि ओ पी अपॉन पी एन, ओ पी अपॉन पी एम बराबर ओ क्यू अपॉन ओ एन, सॉरी क्यू एन, ओ क्यू अपॉन क्यू एन। ये वाली कंडीशन बनती है, मतलब कि ये वाली एम एन पैरेलल आ जाती है पी क्यू के, तो हमारी ओ पी का अनुपात, ओ पी और पी एम का अनुपात पी ओ क्यू और क्यू एन के अनुपात के बराबर आएगा। अब ये वाली थ्योरम है थेल्स वाली प्रमेय, ये वाले महान गणितज्ञ थेल्स ने प्रूव करके बताई थी। अब इस चीज को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, ठीक है, इस वाले को सिद्ध करेंगे। देखो कैसे करती हैं। थेल्स प्रमेय, कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय। और याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछी भी गई है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो देखिए आज इसे सिद्ध करना सीखेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम, ठीक है, बिना डायग्राम की इसे प्रूफ नहीं कर सकते। कुछ इस तरह से यही चीज तो बनेगी। यहां मान लिया हमने ए बी सी, ये ले लिया पी क्यू, ठीक है ना। तो अब ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखो पहला स्टेप क्या रहता है हमारा, दिया है, मतलब क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। तो हमें गिवन है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू बी सी के समांतर है, पी क्यू पैरेलल है बी सी के, ठीक है। एक त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समांतर है बी सी के, पी क्यू समांतर है बी सी के। इतना क्लियर। अब लेके आएंगे हमें सिद्ध क्या करना है, टू प्रूफ, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है हमें, वो चीज लिखेंगे, वही थेल्स प्रमेय।
ए पी का अनुपात ए पी अपॉन पी बी, इनका अनुपात बराबर आएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी के। ठीक है, यही वाली चीज़ तो हमें प्रूव करनी है अपनी इस थ्योरम में। अब इसे करने के लिए कुछ अपनी तरफ से भी इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है, उसे बोलते हैं रचना। क्या बोलते हैं? रचना। देखो भैया क्या क्या करना होगा कि डॉट डॉट कर देता हूं मैं, ओ क्यू को मिलाया और किसको मिलाया? पी सी को मिलाया, और ओ से सॉरी क्यू से हमने एक लंब डाला। किस पे लंब डाला? ए बी पर। और पी से भी लंब डाला एक, और किस पे डाला? ए सी पर। इसे मान लो एम और इसे मान लो एम। ठीक है, तो रचना में क्या लिख आएंगे? बी क्यू और सी पी को मिलाया, बी क्यू तथा सी पी को मिलाया। ठीक है, मिला दिया। और क्या किया हमने? ओ से सॉरी क्यू से ए बी पर लंब डाला, और क्या डाला? क्यू एन लंब डाला। तो लेके आएंगे क्यू एन परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, और क्या लंब डाला हमने उसको भी लिख देंगे, पी एम परपेंडिकुलर ए सी। ठीक है, डाला हमने ओ एन लंब डाला ए बी पर, सॉरी क्यू एन लंब डाला ए बी पर, और पी एम लंब डाला ए सी पर। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फिर नेक्स्ट का स्टेप रहता है हमारा उपपत्ति। ठीक है, क्या स्टेप रहता है? उपपत्ति। इसे मान लेते हैं 90, ये तो 90 का है ही। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज पी क्यू बी में। ठीक है ना, ये वाले हमारे। अब हम केवल इन दोनों त्रिभुजों पर ही वर्क करेंगे। देखिए कैसे करेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू। ठीक है, एरिया त्रिभुज ए पी क्यू मतलब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बी। कौन सा? पी क्यू बी। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, पहले इसका निकालते हैं। 1/2 क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ लिख देता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू लंब, यही तो होता है। अब यही वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा, 1/2 आधार क्या हो गया? आधार इसका हो गया ए बी, क्या हो गया? ए पी इंटू लंब क्या हो गया? क्यू एन। ठीक है, अपॉन में अब क्या आ जाएगा? इसका आधार मतलब पी क्यू बी का आधार क्या हो गया? पी बी। पहले तो 1/2 इंटू आधार पी बी इंटू लंब तो यही है ना पी बी पर। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाया तो लंब तो यही आ रहा है, तो क्या लिख देंगे? एन क्यू। ठीक है, एन क्यू से एन क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास निकल के क्या आया? ए पी, और यहां से क्या निकल के आया? पी बी। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। है क्या क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अब वर्क करते हैं त्रिभुज। फिर से ये ले लेंगे ए पी क्यू तथा त्रिभुज पी बी सी में। अभी तो हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, अब कौन सा ले लेंगे? ये वाला पी क्यू सी वाला, त्रिभुज पी क्यू सी में। जैसे यहाँ पे दोनों का अनुपात लिया था, यहाँ भी दोनों का अनुपात लेंगे। जैसे एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी बराबर क्या आ जाएगा? इसका तो वही रहेगा 1/2 आधार।
अब इधर का आधार ना लेके कौन सा ले लेंगे, उधर वाला आधार, वो तो भाई सेम निकलेगा ना। तो अब आधार क्या ले लेंगे, ए क्यू, तो ए क्यू ले लिया। और जब आधार ए क्यू लिया तो लंब क्या लेना पड़ेगा, पी एम, यही तो लंब है ए क्यू पर, तो पी एम अपॉन इसका क्या हो जाएगा 1/2। अब पी क्यू सी का आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू सी का आधार तो ये हो गया ना क्यू सी, तो क्यू सी ले लिया इनटू, और इसका लंब क्या हो जाएगा, लंब तो ये सेम ही रहेगा पी एम। अब देखो पी एम से पी एम कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2, यहाँ से निकल के क्या आया, यहाँ से निकला ए क्यू अपॉन यहाँ से निकला हमारा क्यू सी। ठीक है, अब आगे यह है छोटी सी चीज़, हम इस चीज़ को 9th में प्रूव कर चुके हैं और केवल हमें लिखना है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्या चीज़ कि पी क्यू बी त्रिभुज पी क्यू बी सर्वांशम है त्रिभुज पी क्यू सी के, पी क्यू सी के द्वारा से समझेंगे, ये सर्वांशम है। जैसे ये वाला त्रिभुज हमारा पूरा, ठीक है, ये वाला पूरा त्रिभुज क्या दे रखा है, सर्वांशम है। किस वाले त्रिभुज के, इस वाले त्रिभुज के, क्या हो गया, ये सर्वांशम हो गया। और जब सर्वांशम हो गया तो मैंने सर्वांशम की कंडीशन क्या बताई, आकृति के साथ साथ क्या बराबर होता है, मान भी बराबर का ही होता है। तो इन दोनों का मान मतलब क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो क्या कहेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी के। ठीक है, ये वाला बराबर हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। तो अब हम पी क्यू सी की जगह पे पी क्यू बी लिख सकते हैं, लगे तो यहाँ पी क्यू सी ये रहा, पी क्यू सी की जगह पे क्या लिखते हैं, पी क्यू बी। तो देखो क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू, ये तो यहाँ कहता हूँ, अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी की जगह पे क्या लिख देंगे, पी क्यू बी, पी क्यू बी, और इक्वल में क्या आया, ए क्यू अपॉन क्यू सी। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ में आया होगा। इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, बस होगी थ्योरम। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, एक पी क्यू का क्षेत्रफल अपॉन पी क्यू बी का क्षेत्रफल। और इक्वेशन नंबर 2 में भी क्या आ रहा है, ए पी क्यू का क्षेत्रफल अपॉन पी क्यू बी का क्षेत्रफल। इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड कैसा है, बराबर है। तो क्या लिख देंगे हम, जब इसका लेफ्ट हैंड साइड इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनका राइट हैंड साइड भी तो बराबर का ही होगा। तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से इसका समीकरण नंबर 1 क्या है, ये रहा। तो ये राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा क्या, ए पी अपॉन पी भी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और हमें यही प्रूव करना था, देखो पहले लिख लिया ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी बराबर ए क्यू अपॉन क्यू सी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये वाली थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, तो तुम्हें ये एकदम क्लियर करना है। इधर क्लियर रब कर देता हूँ इसे, वीडियो के एक बार पॉज करो और इसे नोट कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे चलते हैं, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ठीक है, हल्का सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कोई दो त्रिभुज दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, त्रिभुज कोई मान लो पी क्यू आर ले लिया और एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है ना, दो त्रिभुज दे रखे हो और अगर ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या आ जाएं, दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप आ जाएं, इफ त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी सी के।
अगर ये वाली कंडीशन दे रखी है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर का होता है। जैसे इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर अपॉन इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। जैसे इसकी संगत भुजा क्या हो गई पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर, इसकी संगत भुजा क्या हो गई ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। ये हमेशा बराबर होगा और यही बराबर होगा क्यू आर के क्षेत्रफल, क्यू आर का क्षेत्रफल अपॉन बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, यही बराबर होगा पी आर का क्षेत्रफल, सॉरी पी आर का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली थ्योरम भी कई बार क्वेश्चनों में लगी है। इसे प्रूव करने की हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केवल हम ये वाला एक स्टेटमेंट ही याद रखेंगे, इसी से पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इस लेक्चर का केवल एक लास्ट थ्योरम रह गई है, वो है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हर जगह पे, चाहे वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे हमारे कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो, चाहे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे हमारी सीरीज हो, कुछ भी हो, सब में पाइथागोरस थ्योरम आती है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसे हम प्रूव करना सीखेंगे, इसे प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हमें सिद्ध करना है पाइथागोरस थ्योरम। और तुम्हें पता है पाइथागोरस थ्योरम हमेशा किसके लिए सत्य है, हमेशा एक समकोण त्रिभुज के लिए सत्य है। तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये क्या बना लिया हमने, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, नामकरण कर देते हैं ए बी सी, यही तो दे रखा है। अब देखो वही स्टेप रखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जहां कोण बी इक्वल टू कितने का है, 90 का। इसका मतलब कितने का हो गया, ये 90 का हो गया। इधर क्लियर। अब हमें लिखना है इसमें रचना, सॉरी सिद्ध करना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध क्या करना है इसमें, वही पाइथागोरस थ्योरम, मतलब कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या हो गया, ए सी, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही चीज तो हमें प्रूव करनी है। अब आगे देखिए, अब हमें इसमें भी हमें क्या करनी पड़ेगी, हल्की सी रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। जैसे यहां से एक लंब डाल देते हैं, किस पर, एसी पर। क्या डाल दिया हमने, लंब डाल दिया एसी पर। ठीक है ना, तो यहां लिख देंगे कि इसे मान लेते हैं एम, बी एम परपेंडिकुलर एसी, मतलब एक बी एम लंब डाला किस पर, एसी पर, बी एम परपेंडिकुलर एसी डाला। ठीक है, अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति सबसे लास्ट में लिखते हैं। देखिए अब पहले सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े वाले त्रिभुज की। कौन से की, त्रिभुज ए बी सी तथा और इस वाले त्रिभुज की बी एम सी की, या बी सी एम की। किसकी, त्रिभुज बी सी एम में। ध्यान से समझेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, इसे मोस्टली कोई सॉल्व नहीं कराता है। देखिए क्या होगा इसमें कि ये वाला कोण बी कोण एम के क्या हो जाएगा, बराबर है। क्या लिख देंगे, कोण एम बराबर है कोण बी के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 के हैं। ठीक है ना। और देखिए ये वाला कोण, ये तो दोनों में ही सेम है भाई, बड़े त्रिभुज में भी है और छोटे वाले त्रिभुज में, ये वाला तो सेम है, दोनों का कॉमन है। तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तो इसे भी बराबर लिख देंगे, कोण सी बराबर कोण सी, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ। क्या हो गया, उभयनिष्ठ। अब मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं, दो त्रिभुजों में अगर दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो वो वाली कौन सी कंडीशन बन जाएगी, एंगल एंगल वाली कंडीशन बन जाएगी। और एंगल एंगल कंडीशन बन गई तो हम क्या कहेंगे कि ये वाले तो भाई समरूप हो गए। तो हम क्या लिख देंगे कि त्रिभुज
ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के, आ गया भाई, सॉरी इसके बी सी एम के, बी सी एम के, ठीक है। ये वाले अगर हमारे समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा। जो हम प्रूव कर चुके हैं, तो इनकी भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। पहले इस छोटे वाले त्रिभुज को बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकालें तो कुछ कैसा निकलेगा, इसी के रूप का बना इसको, तो कुछ इस तरह का आएगा। इसमें 90 का कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ एम रखेंगे। और वेनिस्ट कौन सा मिल रहा था, सी, तो दोनों का सी सेम रखेंगे। और रे कौन सा क्या, बी को ऊपर रख देते हैं। कुछ इस तरह का ही तो निकल के आएगा ये वाला। अब यहीं से सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम इसमें बी सी, क्या ले लेते हैं, बी सी अपॉन, और बी सी के ही संगत यहाँ क्या हो जाएगा, एम सी, एम सी ले लिया बराबर। फिर ले लेते हैं यहाँ पे हम ए सी, क्या ले लेते हैं, ए सी, और ए सी की संगत इसमें क्या हो गया, बी सी, क्या हो गया, बी सी। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो इसे नहीं, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने इनका क्या किया, क्रॉस मल्टीपल, इसका यहाँ पे किया तो क्या आ गया, बी सी का स्क्वायर बराबर, इसका इसमें किया तो क्या आ गया, एम सी डॉट ए सी। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं। अभी हमने क्या लिया था कि ये दोनों, एक बड़ा वाला ट्रायंगल लिया था और ये छोटा वाला लिया था। अब क्या करते हैं, बड़ा लेंगे और बड़े के साथ में ऊपर वाला ये वाला लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी एम में, ए बी एम में, ठीक है। इन दोनों को भी क्या सिद्ध करेंगे, इन्हें सर्वांग समरूप सिद्ध करेंगे। तो देखिए ये वाला कोण बी इस कोण एम के बराबर आ जाएगा। इसमें भी तो 90 का है भाई, ये वाला 90 है, तो ये इधर भी तो 90 का रहा होगा। तो क्या आ जाएगा, कोण बी बराबर आ गया कोण एम के। क्यों आ गया, क्योंकि दोनों 90 के हैं। और देखो ये वाला तो वेनिस्ट मिल गया, जैसे यहाँ पे एम मिला था, यहाँ क्या मिल गया, बी मिल गया, सॉरी ए मिल गया। तो क्या लिख देंगे, कोण ए बराबर आ गया कोण ए के। क्यों आ गया, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। अब भाई ये कॉमन मिल गया, और यहाँ पे हमने देखा ये तो एंगल एंगल वाली कंडीशन बन गई। कौन सी कंडीशन बन गई, एंगल एंगल वाली। और ये एंगल एंगल वाली कंडीशन बन गई तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिख देते हैं यहाँ त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी एम के। जब ये समरूप आ गए, इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं अब, ठीक है। अब ये वाले समरूप आ गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या रहा होगा, बराबर का रहा होगा, ठीक है। तो देखो इनकी भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं और इसी रूप का बना लेते हैं। तो कुछ इस तरह का ही तो निकलेगा। तो हमें उभयनिष्ठ क्या मिला था, ए, तो दोनों में ए ऊपर रखते हैं। इसमें अगर बी यहाँ है तो यहाँ एम 90 का आ जाएगा, तो ये एम आ गया। और ए कौन सा आ गया फिर हमारा, बी वाला यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम, इसका ले लेते हैं हम ए बी। क्या ले लेते हैं, ए बी अपॉन, अगर हमने इसका ए बी लिया तो इसका क्या लेना पड़ेगा हमें, ए एम बराबर। अब इसका ले लेते हैं हम ए सी, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, ए बी, यही तो हो जाएगा। और यहां से कर देते क्रॉस मल्टीपल। इसका यहां पे किया तो क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर बराबर, इसका इसमें करेंगे तो ए एम डॉट ए सी। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर सेकंड को जोड़ देंगे आपस में, ठीक है। तो यहां जोड़ देते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। यहां तो दिखाई दे रहा होगा, एक बार चेक कर लेता हूं। चलो दिखाई दे रहा है। आगे अब देखो तुम्हें पता है लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ता है और राइट हैंड साइड में जोड़ता है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी स्क्वायर। अब क्या जोड़ेंगे, दोनों का राइट हैंड साइड। इसका राइट हैंड साइड एम सी डॉट ए सी प्लस इसका क्या हो गया,
AM डॉट AC। ठीक है, अब देखो इसे तो यों कहता हूँ लेके आएंगे BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, AC कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ क्या रह गया MC डॉट यहाँ क्या रह गया AM, क्या रह गया AM। ठीक है, अब आगे करेंगे, ये क्या हो गया हमारा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये तो यूँ कहते हो बराबर, ये आ गया AC और ये भी हो गया AC। क्यों हो गया, क्योंकि MC और AM, यहाँ देखो MC ये आ गया और क्या है AM ये आ गया, तो दोनों को AC लिख सकते हैं क्या, वही चीज़ तो लिखी है हमने, MC और AM को AC लिख दिया, और यही चीज़ क्या है हमारा AC स्क्वायर हो जाएगा क्या, AM वो AC और AC क्या हो गया AC स्क्वायर, तो हमारी थ्योरम क्या बन गई, यहाँ लिख देता हूँ, क्या बन गई BC स्क्वायर प्लस क्या है AB का स्क्वायर इक्वल में क्या आया AC का स्क्वायर। ये ध्यान से देखो, क्या यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। देखिए हमें ये तो प्रूव करना था AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही हमारी क्या है पाइथागोरस प्रमेय है, यही क्या लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा 10th क्लास के जो भी हमारा त्रिभुज था उसकी सारी थ्योरम्स और उसका इंट्रोडक्शन, और बाकी की जो भी थ्योरम्स हैं उन्हें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जो कि हमारी रहेगी 6.1 एक्सरसाइज की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे हो सके उतना शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।